हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा आज आपको अपनी लिखी एक कहानी सुना रही हूँ। इस कहानी में सुधा नाम की एक महिला है। वो दुर्गा माँ को बहुत मानती हैं। उनकी इकलौती बहू जब पहली बार गर्भवती होती है, उसके बाद क्या होता है सुनिएगा। सुधा जी के इकलौते बेटे कृष्णा की शादी खूब धूमधाम से मिताली के साथ संपन्न हुई। सुंदर सुशीला सुघड़ बहू पाकर सुधा जी बहुत प्रसन्न है। बेटे की शादी हो गई, अच्छी बहू आ गई। अब सुधा जी की तीव्र इच्छा हो रही है कि साल भीतर ही मिताली बहू की गोदहरी हो जाए और वो एक पोते की दादी बन जाए, वंश आगे बढ़े। माता रानी की कृपा से सुधा जी की मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण भी हो गई, यानी मिताली बहू माँ बनने वाली है। सुधा जी अब अपनी बहू मिताली का बहुत खास ख्याल रखने लगी हैं। साथ ही मिताली को तमाम हिदायतें भी देती रहती हैं। एक सुबह सुधा जी ने अपने बेटे से कहा, कृष्णा, आज तुम ऑफिस से छुट्टी लेकर मिताली बहू को डॉक्टर के यहाँ चेकअप के लिए ले जाना। मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया है। कृष्णा ने कहा, मम्मी, मिताली के इस महीने के तो सारे टेस्ट करा चुका हूँ, अब किस लिए डॉक्टर के पास जाना। आज खास जांच करवानी है। सुधा जी ने बेटे कृष्णा को जवाब दिया। खास जांच मतलब? कृष्णा को अपनी माँ सुधा की बात समझ नहीं आई थी। अभी बताती हूँ, कहकर सुधा जी ने बहू मिताली को भी अपने पास बुलाया और कहा, देखो कृष्णा और मिताली, मैं एक बात साफ कह देती हूँ कि मिताली बहू के पैरोठी का लड़का ही होना चाहिए। इसलिए तुम लोग जाओ और जांच करवाओ कि मालती बहू के गर्भ में लड़का है या लड़की। अपनी माँ सुधा की बात सुन कृष्णा अवाक रह गया। उसने कहा, मम्मी जी, आप ये कैसी जांच करवाने के लिए कह रही हैं? कृष्णा ने मिताली की ओर देखा, फिर अपनी माँ से आगे कहा, मम्मी, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे लड़का होगा या लड़की। जो भी हो, बस स्वस्थ हो। दूसरी बात, लिंग जांच करवाना अब कानूनन अपराध हो गया है। कृष्णा की बात सुन सुधा जी ने कहा, अब कानून की सीख मुझे मत दो। 4 पैसे खर्च करो, सब पता चल जाता है। दूसरी बात कि तुम्हें लड़का लड़की सब मंजूर होगा, मगर मुझे पहला पोता ही खिलाना है। बस मैंने कह दिया और मुझे कुछ नहीं सुनना। कृष्णा अपनी माँ की जिद से हैरत में पड़ गया। उसने पूछा, मम्मी, लिंग परीक्षण में बेटी होने का पता चला तो क्या? सुधा जी ने सपाट लहजे में बहुत ही निष्ठुरता से कहा, तुरंत अबॉर्शन करा देना। अबॉर्शन? मिताली का सर्वांग कांप उठा और उसने अपने पेट को कसकर पकड़ लिया। मम्मी, आप अजन्मी बच्ची की हत्या करने को कह रही हो। कृष्णा ने अपनी मम्मी को जताना चाहा कि वो क्या कह रही हैं। इसमें कोई हत्या वाली बात नहीं है। डॉक्टर्स का काम ही यही है, जो कहा है वो करो। सुधा जी ने सख्त रुख अपना लिया और वहां से चली गई। अपनी सास की बात सुन मिताली की आंखों में आंसू आ गए कि मम्मी जी लड़की होते हुए भी खुद ऐसी बातें कह रही हैं। मिताली ने अपने पति कृष्णा से कहा, कृष्णा, मम्मी जी ने जो भी कहा वो बिल्कुल गलत है। कृष्णा ने कहा, हाँ मालती, मैं जानता हूँ कि मम्मी की बात जायज नहीं है, मगर तुम टेंशन मत लो। सब कुछ माता रानी पे छोड़ दो, उन्हीं से प्रार्थना करो, मैया सब ठीक करेंगी। कृष्णा की बात सुन मिताली को बहुत राहत मिली कि कम से कम उसका पति बेटा बेटी में फर्क नहीं करता। माँ सुधा के कहने पर कृष्णा और मिताली डॉक्टर के पास चले तो गए, लेकिन उन्होंने बच्चे के लिंग की जांच नहीं करवाई और सामान्य चेकअप कराकर सुधा जी को बता दिया कि मिताली के गर्भ में लड़का ही है। मिताली के गर्भ में लड़का, यानी मेरा पोता होगा। सुधा जी ने मिताली और कृष्णा पर आशीर्वाद की बौछार लगा दी। बच्चे के जन्म की शुभ घड़ी आ गई है। अस्पताल में कृष्णा के साथ सुधा जी भी मौजूद हैं और प्रतीक्षा कर रही हैं कि जल्दी से नर्स आकर उन्हें पोता होने की सूचना दे। वो बहुत बेचैनी से डिलीवरी रूम के बाहर इधर से उधर चक्कर लगा रही हैं।
मिताली के साथ कौन है? नर्स ने डिलीवरी रूम के बाहर आकर पूछा। हम हैं, हम, मिताली मेरी बहू है। नर्स की आवाज सुनते ही सुधा जी उसकी ओर दौड़ी। नर्स ने कहा, मिताली की बेटी हुई है। बेटी? सुधा जी चौंकी। नहीं नहीं, बेटी नहीं, बेटा हुआ होगा, आप ठीक से देखिए। बेटी होने की बात सुन सुधा जी के होश उड़ गए थे। जी, मैंने ठीक से ही देखा है, बेटी हुई है, नर्स ने फिर से बताया। अरे, ऐसे कैसे बेटी हो सकती है? बहू की जांच करवा चुकी हूँ मैं, उसमें तो लड़का बताया था। कहीं बदल तो नहीं दिया मेरे पोते को आप लोगों ने? नर्स ने कहा, जी नहीं, बच्ची होने के तुरंत बाद ही मिताली को दिखा दिया था। इतना कहकर नर्स वापस अंदर चली गई। सुधा जी घबरा गईं और अपने बेटे से पूछा, कृष्णा बेटा, तुमने मिताली बहू की जो जांच करवाई थी उसमें तो लड़का ही बताया था ना? कृष्णा ने माँ को सच्चाई बताने का यही सही वक्त समझा। मम्मी, हमने बच्चे की लिंग जांच नहीं करवाई थी। क्या? इसका मतलब तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोला था कि मिताली के गर्भ में लड़का है? हाँ माँ, कहकर कृष्णा ने सर झुका लिया। सुधा जी ने कहा, बहू तो पराये घर से आई है, लेकिन तूने भी मुझसे झूठ बोला। मम्मी, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। कृष्णा ने माँ को अब समझाने की कोशिश की, लेकिन सुधा जी ने कृष्णा को कुछ भी कहने से रोक दिया और तेजी से चलते हुए अस्पताल के बाहर आ गई। कृष्णा भी उनके पीछे मम्मी मम्मी चिल्लाता हुआ भागा, लेकिन सुधा जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वापस घर आ गई। तीसरे दिन जब बच्ची को लेकर मिताली और कृष्णा अस्पताल से घर पहुंचे तो सुधा जी ने अपना कमरा बंद कर लिया। घर में मौजूद काम वाली ने मिताली और बच्चे के नहाने के लिए पानी गर्म किया और मिताली को दूध पीने के लिए दिया। बच्ची को भी काम वाली ने ही नहलाया। कृष्णा ने अपनी माँ सुधा के कमरे का दरवाजा खटखटाकर आवाज लगाई, मगर सुधा जी ने ना तो दरवाजा खोला ना कोई जवाब दिया। ये देखकर काम वाली ने कृष्णा से कहा, साहब माफ कर दीजिए, छोटे मुंह बहुत बड़ी बात कह रही हूँ। लग रहा है मम्मी जी को बेटी होने की खुशी नहीं हुई है। मेम साहब को इस समय खास देखभाल की जरूरत है। मेरी मानो तो आप मेम साहब को उनके मायके भेजाओ। अपनी सास के व्यवहार से मिताली को बहुत दुख पहुंचा था। कृष्णा को भी अपनी मम्मी से ऐसे व्यवहार की उम्मीद न थी। मजबूरन मिताली नवजात बच्ची को लेकर मायके जाने को तैयार हो गई। कृष्णा ने एक बार फिर अपनी माँ के कमरे का दरवाजा खटखटाकर कहा, मम्मी, मिताली मायके जा रही है। मगर सुधा जी ने तब भी कोई जवाब न दिया। मिताली का मायका लोकल में ही था। मिताली को मायके भेजकर जब कृष्णा वापस घर आया तो सुधा जी किचन में अपनी चाय बना रही थी। उनका मुंह बहुत उतरा हुआ था। गुस्सा हो मम्मी? कृष्णा ने अपनी माँ सुधा से कहा, लेकिन सुधा जी ने कोई जवाब न दिया और अपनी चाय का कप लेकर टीवी देखने बैठ गई। कृष्णा भी मम्मी के पास ही बैठ गया। मम्मी, आप बेटा बेटी में फर्क क्यों कर रही हो? बेटी हुई है तो वह भी मेरी ही है और बेटा होता तो वह भी मेरा ही होता। सुधा जी ने तो जैसे अपने कान और मुंह पर ताला जड़ दिया था। उन्होंने कृष्णा को कोई जवाब न दिया। मिताली को मायके गए 1 महीना हो चुका है। इस बीच कई बार मिताली ने अपनी सास से फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन सुधा जी ने एक बार भी न अपनी बहू से बात करी, न ही पोती के हालचाल पूछे। नवरात्र प्रारंभ हो गए हैं। घर घर में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना होने लगी है। सुधा जी पूरे भक्ति भाव और विधि विधान से नवरात्र व्रत करती हैं। घर में कलश स्थापना कर अखंड ज्योत जलाती हैं। नवमी को कन्या पूजन करने के बाद ही सुधा जी व्रत का पारण करती हैं। हर बार की तरह इस बार भी
सुधा जी ने अपने घर में माता की चौकी रखी है। मोहल्ले भर की औरतों के साथ अपने महिला मंडल की सभी सदस्यों को कीर्तन का बुलावा भेज दिया है। सुधा जी खूब उत्साह पूर्वक कीर्तन की तैयारी कर रही हैं। कीर्तन का समय भी हो गया है, लेकिन अभी तक ना कीर्तन मंडली वाले आए हैं और ना ही मोहल्ले की औरतें आई हैं। आधा घंटा और बीत गया। सुधा जी माँ की चौकी के सामने बिछाई दरी पर बैठी दरवाजे पर निगाहें टिकाई हैं। हर बार तो मोहल्ले की औरतें कीर्तन मंडली आने से पहले ही आ जाती थी, प्रसाद के पैकेट बनवाने में हाथ बटाती थी, मगर इस बार सबकी सब कहाँ है और ये कीर्तन मंडली कहाँ रह गई? सुधा जी ने कीर्तन मंडली को फोन मिलाकर पूछा, आप लोग कहाँ हैं? अभी तक आए क्यों नहीं? कीर्तन मंडली के सदस्य ने कहा, हम आपके यहाँ कीर्तन करने नहीं आएंगे, ना ही कोई आपके घर कीर्तन सुनने आएगा। आपने शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा का अपमान किया है। क्या? मैंने मैया का अपमान किया है? ये क्या कह रहे हैं आप? हेलो हेलो हेलो। कीर्तन मंडली वाली ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया था। सुधा जी ने दोबारा फोन मिलाया तो कीर्तन मंडली का फोन स्विच ऑफ हो चुका था। कोई कीर्तन में नहीं आएगा मेरे घर, ये क्या कह रहे थे कीर्तन मंडली वाले? सुधा जी ने झट से अपनी महिला मंडल की अध्यक्षा मिसेस साहनी को फोन मिलाया। मिसेस साहनी ने फोन रिसीव किया और सुधा जी उनसे कुछ पूछ पाती उससे पहले ही मिसेस साहनी ने कहा, आई एम नॉट सॉरी टू से दिस। सुधा जी, हमारे ग्रुप से कोई भी सदस्य आपके यहाँ कीर्तन में नहीं आएगा। क्यों? क्या हो गया है आप सबको? आप सबने कीर्तन का निमंत्रण स्वीकार किया था। अगर कीर्तन में नहीं आएंगी तो ये मैया जी का अनादर होगा, सुधा जी ने कहा। मिसेस साहनी ने हल्का सा हंसते हुए व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, सुधा जी, हम पर इल्जाम लगाने से पहले जरा खुद के गिरेबान में झांक कर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि माता रानी का अनादर हम कर रहे हैं या आपने किया है। सुधा जी ने तुरंत कहा, मैंने कभी माता रानी का अपमान नहीं किया। आप में से जिस के यहाँ भी माता रानी का कीर्तन हुआ है, मैं आई हूँ। रात भर चलने वाले जागरण में भी पूरी हाजिरी लगाई है। मिसेस साहनी ने कहा, सुधा जी, माता रानी का कीर्तन करवाना या जागरण में जाना ही माता रानी की भक्ति नहीं होती। आप तो इतनी भाग्यशालिनी हैं कि मैया जी स्वयं आपके यहाँ कन्या रूप में पधारी और आपने उनके साथ क्या किया? कुछ एहसास है आपको? आपने उस कन्या का मुख तक नहीं देखा। आप माता रानी के 108 नामों का रोज स्मरण करती हैं, मगर आपने उस कन्या को अभी तक कोई नाम नहीं दिया है। नवरात्रि में कन्या पूजन तो करती हो, लेकिन जब माता रानी स्वयं कन्या बनकर आपके यहाँ आई तो आपने अपने दरवाजे बंद कर लिए। ऊंची चढ़ाई चढ़कर माता रानी के दरबार में माथा टेकने तो जाती हो, लेकिन जब माता रानी स्वयं आपकी गोद में आना चाहती थी तो आपने उन्हें ठुकरा दिया। हमें तो आपने माता की चौकी का निमंत्रण दे दिया, लेकिन खुद के पोती होने की खबर सुनकर आपका मुंह कैसा बन गया? आप स्वयं किसी की बेटी हैं, फिर भी आपकी बेटी के प्रति ऐसी छोटी सोच है। सुधा जी, सभी सदस्यों की सहमति से हम आपको अपने महिला मंडल से निष्कासित कर रहे हैं। मिसेस साहनी बिना रुके बोले जा रही हैं और सुधा जी की आंखों से झरझर आंसुओं की झड़ी लगी हुई है। अपनी बहू को कन्या रत्न प्राप्त होने पर उनके मन में आई मलिनता आंसुओं के सहारे बाहर निकली जा रही थी। सुधा जी की आंखें खुल चुकी हैं। वो समझ गई हैं कि माता रानी के मंदिरों में जाकर भक्ति का ढोंग करना व्यर्थ है अगर हम अपने घर आई माता रानी के कन्या स्वरूप का सम्मान न करें। सुधा जी को लग रहा है कि उनकी बुद्धि पर कितना मोटा पर्दा पड़ा था, जो उन्हें महाकाली की महाकृपा नहीं समझ में आई। पहाड़ों वाली मैया स्वयं उनके घर उनकी पोती बनकर आई हैं। सुधा जी माता रानी के सामने सर झुकाकर अपने अपराध की क्षमा मांगी और कृष्णा से तुरंत बहू और पोती को लाने के लिए कहा। लगभग 1 घंटे बाद
प्यारा सजा है दरबार भवानी, प्यारा सजा है दरबार भवानी। भक्तों की, तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। प्यारा सजा है दरबार भवानी। कीर्तन मंडली वाले खूब धूमधाम से सुधा जी के यहाँ कीर्तन कर रहे हैं। एक से बढ़कर एक सुरीली भेंटें माँ के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। महिला मंडल के सदस्यों और मोहल्ले की औरतों के साथ अपनी पोती को गोद में लिए सुधा जी खूब प्रसन्नता, पूरी तन्मयता से कीर्तन कर रही हैं। और सुधा जी का बेटा कृष्णा मन ही मन माता रानी को धन्यवाद दे रहा है कि उसकी माँ को उनकी भूल समझ में आ गई कि बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता। साथ ही कृष्णा ने कीर्तन मंडली, मोहल्ले की औरतों और महिला मंडल की सदस्यों को भी बहुत बहुत धन्यवाद किया कि उन्होंने उसकी माँ सुधा के मन से बेटा बेटी का फर्क मिटाने के लिए उसका बहुत सहयोग किया। दरअसल कृष्णा ने ही सबको बता दिया था कि किस तरह उनकी माँ ने बहू के बेटी पैदा होने पर अपनी बहू और पोती से मुंह फेर लिया था। ये जानकर कीर्तन मंडली, मोहल्ले की औरतों और महिला मंडल ने मिलकर सुधा जी के दिल से बेटा बेटी के फर्क को मिटाने की ये योजना बनाई थी। जय माता दी।